हेलो एवरीबॉडी। मैं आरपी सिंह विजन ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। लास्ट टाइम जैसे मैं एक आर्टिकल आपके लिए लेकर आया था, आज दूसरा आर्टिकल है जिसमें हम ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में जानने का ट्राई करेंगे कि भारत में हरित क्रांति का जो फेज है वो कैसे कैसे अप्लाई किया गया, देन उसके बाद में क्या क्या इंडिया को कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करनी पड़ी थी। लेकिन मैं पहले इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको बताना चाहूंगा, तभी जाकर आपको ये हरित क्रांति की जो पूरी कहानी है वो आपको समझ में आएगी। तो सबसे पहले इसमें हम जब नेहरू गवर्नमेंट को थोड़ा हाईलाइट करते हैं, तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने क्या है, इंडिया में इंडियंस जो फार्मर हैं और इंडिया में जो फूड ग्रेन क्रॉप्स हैं उनकी प्रोडक्टिव बढ़ाने के लिए अनेक प्रयास किए थे, बट सारे के सारे एफर्ट्स उनके आपके एक ऐसे निराधार साबित हुए, क्योंकि ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप हुई इंडिया में जिससे हम अपनी एक एग्रीकल्चर सेक्टर में जो आपके फूड ग्रेन क्रॉप्स हैं उनकी प्रोडक्टिव को हम बढ़ा सकें। बाद में हुआ क्या, इंडिया में जब 1962 का इंडो चाइना वॉर हुआ तो इंडिया ने अपना फोकस क्या है आपके डिफेंस सेक्टर पे कर दिया और एग्रीकल्चर सेक्टर को इग्नोर किया। तो इंडिया में 1963 में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया। उसी क्राइसिस में क्या है, इंडिया में कुछ सेक्टर में फेमाइन भी पड़ा, अकाल की जब स्थिति भारत के सामने आई तो प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया के लिए कुछ गेहूं खरीदने के लिए यूएसए की गवर्नमेंट से डील किया। बाद में हुआ क्या, यूएसए की गवर्नमेंट से जब वो डील करने यूएसए गए थे तो वहां पर ऐसा कुछ बुकों में लिखा हुआ है कि जब यूएसए में इवनिंग में डिनर पार्टी वो यूएसए के मिनिस्टर के साथ कर रहे थे, तो आप सभी को पता है कि यूएसए में या वेस्ट कल्चर का एक आपके परंपरा रही है कि डिनर में विदाउट वाइन वो आपके अधूरी अपना डिनर को मानते हैं। तो जैसी वहां पे डिनर पार्टी चल रही थी तो वहां पे पंडित जवाहरलाल नेहरू भी बैठे हुए हैं, देन आपके अदर यूएसए के मिनिस्टर भी थे। तो ऐसा कहा जाता है, पेपर में जो आपके कुछ इंफॉर्मेशन आई थी या फिर आपके मीडिया में जो आपके कुछ बातें वायरल हुई थी कि एक यूएसए के मिनिस्टर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू पे कमेंट करके कहा कि पंडित जी एक बात बताओ, खाते तुम हमारा हो और बोलते यूएसएसआर के लिए हो। तो एक दूसरे यूएसए के मिनिस्टर ने कहा अरे पंडित जी आप बैठ जाइए, इसको ना चढ़ गई है ज्यादा। तो यहां पे पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह रियलाइज हुआ कि उस व्यक्ति ने जो ड्रिंक के नशे में ये बात बोली थी कि खाते तुम हमारा हो बोलते सोवे संघ के लिए हो, ये दौर था, ये डिकेड था 1963 का। वहां पे पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह बात अच्छी नहीं लगी और उन्हें क्या है आपके इंडिया को फूड ग्रेन क्रॉप में एक सेल्फ डिपेंड बनाने के लिए उन्होंने टेक्नोलॉजी को या फिर आपके एक टेक्निक को इंडिया में लाने का भरसक प्रयास किया, बट ही वॉज फेल्ड। ऐसा कहा जाता है कि मई 1964 में नेहरू की डेथ हो गई थी। बाद में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर एलबी शास्त्री को बनाया गया, लाल बहादुर शास्त्री को। उन्होंने क्या है इंडिया में जय जवान जय किसान का नारा दिया एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए। जब लाल बहादुर शास्त्री ने एक एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए कहा तो उसी टाइम पर क्या है, इंडिया में एक एमएस स्वामीनाथन हैं जो पंतनगर यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हैं, बिलोंग करते थे तमिलनाडु को। उन्होंने रिसर्च में पाया था जो गेहूं की प्रजाति है कि एक नॉर्मन बोरलॉग है जो यूएसए का सिटीजन है, उसने मैक्सिको में एक न्यू हाइल्डिंग हाई ईल्डिंग वैरायटी सीड्स जो हैं उनको डेवलप किया है। अगर उन्हें इंडिया में लाया जाए तो इंडिया में जो आपके एक फूड ग्रेन क्रॉप का क्राइसिस है तो शायद उससे आपके हम थोड़ा सा एक कहते हैं ना कि थोड़ा हमको संतोष हो जाएगा कि हाँ भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बन चुका है। तो इसीलिए एम एस स्वामीनाथन ने क्या है नॉर्मन बोरलॉग से कांटेक्ट किया और भारत में हरित क्रांति के लिए आपके आगे एफर्ट करने स्टार्ट किए। हुआ यही, इंडिया में फर्स्ट फेज ग्रीन रेवोल्यूशन का स्टार्ट हो चुका है 1966 से 1970 के डिकेड में। अब यहां पर क्या है, एम एस स्वामीनाथन से पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि आप पहले जो ग्रीन रिवोल्यूशन है उसमें तीन मेन फैक्टर है। पहला HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, जिसको हाइब्रिड बीज कहते हैं हिंदी में।
दूसरा आपके जो फर्टिलाइजर्स है, उर्वरक हैं, जिसको विदेशी खाद के रूप में डाई यूरिया के रूप में जानते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस आता है उसमें, उसको यूज किया जाएगा इनके साथ में। और तीसरा आपके इंसेक्टिसाइड है, कीटनाशक दवाएं हैं। तो उनसे ये कहा पहले इंडिया में देखो आपके कि फाइनेंशियल एक स्टेबिलिटी किस किस स्टेट की अच्छी है और कहाँ का आपके जो फार्मर है वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, हम वहीं पर आपके पहले इस ग्रीन रेवोल्यूशन के फर्स्ट फेज को अप्लाई करेंगे। तो एम एस स्वामीनाथन ने क्या किया, भारत का जब सर्वे किया, इंडिया का सर्वे करने के बाद में उन्होंने 5 स्टेट को ये स्टेटस दिया कि इन 5 स्टेट में पहले ग्रीन रेवोल्यूशन को अप्लाई करना हमारे लिए अच्छा होगा, बिकॉज यहां पर जो फार्मर है उनकी इकोनॉमिक कंडीशन स्ट्रांग है, देन उसके बाद में यहाँ का जो किसान है वो स्ट्रगल करता है। तीसरा फैक्टर यहाँ पर आपके इरिगेशन सिस्टम बेस्ट फैसिलिटी है उसकी। तो ये बातें जब उन्होंने रखी, लेकिन ये बात उन्होंने अपने माइंड में तो सर्वे के अकॉर्डिंग मेंशन कर ली, लेकिन इस बात को वो क्या हाउस ऑफ पीपल लेके गए, मीन्स पार्लियामेंट लेकर गए। पार्लियामेंट में जब आपके इस बिल को लेकर डिबेट हुआ, लाइक अभी जो है आपके जो किसान के 3 बिल पास हुए हैं उनको लेकर इंडिया में बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हो रहा है। तो उस टाइम पे प्रोटेस्ट तो नहीं हुआ था, लेकिन पार्लियामेंट के लोकसभा में जबरदस्त डिबेट हुई थी। जैसे एम एस स्वामीनाथन उस बिल को लेकर वहां पर गए तो उनसे यह पूछा गया कि आपने 5 स्टेट मीन्स आपके हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, जो 5 स्टेट आपने सेलेक्ट किए हैं, ये किस बिहाफ पर आपने सेलेक्ट किए हैं। तो एम एस स्वामीनाथन ने कहा कि इन 5 स्टेट के जो फार्मर हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है। तो एम एस स्वामीनाथन ने जैसे आपके ये पहला पॉइंट लोकसभा में रखा तो एक बिहार का एमपी खड़ा हुआ और बोला कि ऐसे भी बिहार में कुछ भूमिहार किसान हैं जिनके पास में 1000 बीघे आपके जमीन है, क्या उनके पास में फाइनेंशियली आपके एक कैपेबिलिटी नहीं है। तो एम एस स्वामीनाथन ने कहा कि सांसद साहब जो आप कह रहे हैं वो बात सही है, मैं आपके क्वेश्चन का ही आंसर आपके ऊपर अप्लाई करता हूं, तब जाकर मुझे आप आंसर दीजिएगा कि मैं सही हूं या फिर आप सही है। तो उन्होंने कहा कि आपने बोला कि बिहार में ऑल फार्मर्स के पास 1000 या 500 या 100 बीघे जमीन नहीं है, कुछ रेयर किसान के पास ही आपके 1000 बीघे या 500 बीघे आपके ऐसे जमीनें हैं। बोले हाँ यही बात है। तो मान लीजिए आपके बिहार में 1000 बीघे वाला जमीन का जो आपके एक फार्मर है वो क्या करता है, जो आपके हाई कॉस्टली जो आपके HYV सीड्स हैं, हाइब्रिड बीज हैं, उन्हें लाकर खेत में लगा देता है। उससे क्या है, चलो उसके पास में भाई अच्छा कैपिटल है, जब कैपिटल अच्छा है तो उससे क्या हुआ, उसने लाकर बीज बो दिए। अब बीज जब बोए तो वहां पर, लेकिन एक बात याद रहे कि इसके आसपास जो होंगे वो स्मॉल फार्मर्स होंगे और ये जो है आपके बड़ा किसान है। इसने जब आपके HYV सीड्स लाकर आपके यहां पे बो दिए, बाद में इन हाइब्रिड सीड्स को नीड होती है कि कुछ ही टाइम बाद फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाए। तो भाई उसके पास में अच्छा कैपिटल है, उसने बाजार से आपके फर्टिलाइजर को परचेस किया और अपने खेत में लाकर आपके उसको लगा दिया। देन उसके बाद में जैसे ही आपके क्रॉप थोड़ा ग्रो होती है तो उसको नीड पड़ती है कि अब इसके ऊपर आप इंसेक्टिसाइड करें, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करें। अब जैसे ही आपके वो किसान जो है आपके, ये किसान क्या करेगा, अपने खेत में जब कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करेगा तो यहां के इंसेक्ट जो बड़े खेत में बैठे हुए हैं वो छोटे छोटे खेतों में जाकर बैठ जाएंगे। और जैसे ही आपके ये फार्मर क्या करेगा, इंसेक्टिसाइड आपके कंप्लीट करने के बाद अपने घर आएगा तो जो इंसेक्ट हैं वो दोबारा से उड़कर इन खेतों में जाकर बैठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इंसेक्ट तब तक नहीं बैठेगा उस खेत में जब तक उस इंसेक्टिसाइड की उस खेत में स्मेल रहेगी। सनलाइट से 3-4 घंटे बाद आपके इंसेक्टिसाइड की स्मेल खत्म हो जाती है। इसलिए ये जो छोटे छोटे किसान हैं इसके आसपास बड़े किसान के, इनकी खेती के चपेट में आकर इस बड़े किसान का जो खेत है वो बर्बाद हो जाएगा। तो मजाकों में एम एस स्वामीनाथन ने कहा कि अब बिहार के लाला ये मत कहना कि ये इंसेक्टिसाइड जो आपके भाई आपके इन किसान ने किया था इसकी वजह से उड़कर चले गए और दोबारा से वीजा लेकर इसमें आ गए, इन्हें वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी।
कीट के लिए कोई बाउंड्री आपके एक रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता। ये मत ब्लेम करना कि पाकिस्तान ने कीट ला के छोड़ दिया और उसके बाद में ये आपके हम इसकी फसलें बर्बाद हो गई। मेरा कहने का मतलब यह है कि छोटे किसान की चपेट में आके बड़े किसान का खेत बर्बाद हो जाएगा तो वहां पे वो अच्छा आउटपुट नहीं दे पाएगा। दूसरा उन्होंने कहा कि एक ही नहीं एग्जाम्पल दिया, और भी बहुत है। इन 5 राज्यों के जो फार्मर्स हैं, मीन्स हरियाणा, पंजाब, देन उसके वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, मैंने ज्यादातर जो सर्वे किया है उसमें देखा है कि पांचों राज्यों के जो फार्मर्स हैं वो स्ट्रगल बहुत ज्यादा करते हैं। उनके अंदर लेजीनेस कम है कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स। तो एक बिहार के सांसद खड़े हुए, उन्होंने कहा कि सॉरी असम का एक सांसद खड़ा हुआ, उसने कहा कि क्या असम नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है वहां के जो फार्मर है वो लेजी हैं। उन्होंने कहा एम एस स्वामीनाथन ने कि ऐसा नहीं है कि सभी लेजी हैं, लेकिन मोस्टली रेशो ये कहता है कि वहां का जो फार्मर है वो नेचर पे डिपेंड होता है टोटली। एग्जाम्पल के रूप उन्होंने कहा कि रबी की क्रॉप जब आती है तो बरसात का मौसम होता है, खरीफ की जो फसल आती है उसमें बरसात का मौसम होता है। तो उस खरीफ की फसल के टाइम पर जब वो धान की रोपाई करता है तो वर्षा होती रहती है और वो आपके रोपाई करके घर आके बैठ जाता है। 4 महीने 5 महीने अच्छा खासा मानसून वहां पर आपके आकर बरसात करेगा और वो किसान जो है आपके एक बार खेत में आपके धान की रोपाई कराया और 5 महीने बाद आपके फसल काटने चला जाएगा। 5 महीने बैठकर क्या करेगा, गांव में ताश खेलेगा। ज्यादा आपके अगर घर में उसको टॉर्चर किया जाएगा तो ज्यादा क्या करेगा कि मछली मारने का कांटा उठाएगा और आपके जाकर 2 किलो मछली के ऊपर आपके पूरा दिन बर्बाद कर देगा। इसका मतलब यह है कि उसे ज्यादा की नीड नहीं है, उसे भरपेट भोजन मिल जाए उसी में संतुष्टि है उसकी। जबकि पंजाब का जो किसान है, हरियाणा का जो किसान है, उसे क्या है, अच्छा मकान चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा रहन सहन चाहिए, तो उसके लिए वो आपके स्ट्रगल करता है। तो एमपी ने कहा कि स्वामीनाथन जी ये बताओ इस स्ट्रगल से इस फसल का क्या लेना देना है। उन्होंने कहा कि फसल का स्ट्रगल से लेना देना है, तभी तो मैंने ये मेजर आपके इसका जो फैक्टर है वो काउंट किया है। एक बात बताइए, देसी बीज है, वो देसी बीज क्या है, एक बार उसको फसल को बो आता है किसान, 5 महीने बाद 6 महीने बाद उस फसल को काटने चला जाता है, देखने तक नहीं जाता। लेकिन जो हाइब्रिड बीज हैं, अगर इसे किसान टाइम टू टाइम इसकी देखभाल केयर नहीं करेगा तो फसल अच्छा आउटपुट नहीं दे पाएगी और किसान इसमें आपके लॉस में रह सकता है। तीसरा फैक्टर हरित क्रांति का है, जिसमें अच्छी एक गुणवत्ता की या बेस्ट क्वालिटी की जो इरिगेशन सिस्टम है वो इन 5 राज्यों में नजर आता है। उन्होंने कहा कि बिहार में ऐसा एरिया है कि जहां पे पानी पानी नजर आता है, तो उन्होंने कहा कि रेनी सीजन में आप कह सकते हो कि कोसी की आपके जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनसे आपके वहां पे एक फ्लड आ जाता है, या असम में जो आपके ब्रह्मपुत्र में बाढ़ आती है तो वहां पे आपके रेनी सीजन में आपको खूब पानी पानी नजर आ जाएगा। लेकिन समर सीजन में जैसी आप देखेंगे ग्रीष्म ऋतु में, तो वो दिक्कत मीन्स उसको आपके ड्रॉट का सामना करना पड़ता है, यानी सिंचाई जो है आपके पूरे वर्ष आपके पैरेलल नहीं चलती। जबकि इन 5 राज्यों में क्या है, नदियों से नहरें निकाली गई हैं, डैम बना दिए गए हैं, तो वहां से क्या है, किसान को आपके पर्याप्त मात्रा में टाइम के अकॉर्डिंग उसको वाटर की फैसिलिटी मिल जाती है, जिससे वो अपना सिंचाई में काम कर सकता है उस पानी से। तो इन राज्यों में इरिगेशन की बेस्ट फैसिलिटी है। तो मेरे अकॉर्डिंग इन 5 राज्यों में पहले हरित क्रांति के चरण को, फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन को लागू करना इजी होगा। तो जब ये पूरा डिस्कस हुआ इस बिल पर, इसको डिस्कस करने के बाद भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण 1966 में स्टार्ट हुआ, 70 तक चला और ये 5 राज्यों में लागू हुआ, जिससे आपके अच्छी मात्रा में इसने अपना आउटपुट भी दिया। तो हरित क्रांति का जो जनक है, जो हरित क्रांति वर्ड दिया है, वो यूएसए का सिटीजन है, उसको 1956 में नोबेल प्राइज में मिल चुका है एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिसका नाम है नॉर्मन बोरलॉग। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे पढ़ लेते कि भारत में हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन है। देखिए, जनक जो होता है ना वो एक ही होता है। इंडिया में एम एस स्वामीनाथन ने हरित क्रांति को लीड किया है, लेकिन जो हरित क्रांति वर्ड है या हरित क्रांति को डेवलप किया है वो आपके नॉर्मन बोरलॉग है, जो यूएसए का सिटीजन है। इसलिए इसमें क्या है, ज्यादातर जो क्रॉप्स हैं
उन पे फोकस किस किस में किया, जो फूड ग्रेन क्रॉप्स हैं, खाद्यान्न फसलें हैं, गेहूं हो, चावल हो, मक्का हो, इन पर बल दिया गया है। और इसमें जो आपके मेजर फैक्टर हैं जिसको आपके डेवलप किया गया ग्रीन रेवोल्यूशन में, तो HYV सीड्स हैं, देन दूसरा इंसेक्टिसाइड्स हैं, कीटनाशक दवाएं हैं, और तीसरा आपके फर्टिलाइजर्स हैं जिसको आपके उर्वरक के रूप में हम जानते हैं, यूरिया डाई है, नाइट्रोजन फास्फोरस से जो बनता है। इससे पहले जो इंडिया में एक फर्टिलाइजर यूज होता था, काउ डंग हुआ करता था, कैटल डंग था, मीन्स आपके पशुओं की खाद हुआ करती थी, उसको किसान क्या है आपके देसी तरीके से अपनी फसल को उगाता था। आज भी भारत में एक कई सेक्टर में ये फसलें उगाई जा रही हैं, लेकिन यहां पे जो हरित क्रांति है उसका अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट है तो कहीं तक आपके नेगेटिव एस्पेक्ट भी होता है। देखो कोई भी अगर थ्योरी आकर बनी है तो उसके आपके अगर क्वालिटी है तो उसके आपके एक क्रिटिसिज्म भी होता है, आलोचना भी होती है, लेकिन ज्यादातर हमको पॉजिटिव वे में सोचना होगा। लेकिन बाद में जब क्वेश्चन उठेगा कि सर एक बात बताइए, आपने बताया कि फर्स्ट फेज 5 स्टेट में लागू हुआ, तो सेकंड फेज में कौन कौन से स्टेट में लागू हुआ? हरित क्रांति का दूसरा चरण 1987 में आया और उसके बाद में इसको लागू करते करते आपके आज टिल डेट आज तक आपको इसको लागू कर रहे हैं। ये पूरे भारत में अब लागू हो चुका है, अनेक तरीके से अलग अलग आपके काम किए जा रहे हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर में आपके। लेकिन आपको यह भी जानना जरूरी है, हरित क्रांति के साथ में अदर रिवोल्यूशन भी हुए हैं, उनमें क्या क्या किससे रिलेशन है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक क्रांति जितनी भी आई है भारत में उनके आपको एक PDF प्रोवाइड करा दूंगा। और नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आऊंगा आपके साथ में जो अभी इंडिया में बहुत बड़े पैमाने पर फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, इसमें 3 बिल हैं, उनको हम सब मिलकर आपके डिबेट करेंगे कि फार्मर्स के हित में क्या बात है इसमें और फार्मर्स के आपके अगेंस्ट में क्या बात हो सकती है, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर विरोध किया जा रहा है, MSP को लेकर विरोध किया जा रहा है, तो इनको एनालिसिस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। आज मैं इस लेक्चर को यहीं पे रुकना चाहूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना, देन उसके शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना, सो थैंक यू।